हेलो एंड वेलकम टू द कबड्डी अड्डा पावर्ड बाय sportsbet.io। आज हमारा दूसरा एपिसोड है और आज भी हमारे साथ जुड़े हैं प्रो कबड्डी के वेटरन डिफेंडर रोहित राणा जी। नमस्ते रोहित भाई। हेलो भाई, नमस्ते। और आज का हमारा एपिसोड उतना ही एक्साइटिंग होने वाला है जितने इस वीकेंड के मैचेस रहे हैं। एपिसोड शुरू करने के पहले एक बार सभी को याद दिलाना चाहूंगा, प्लीज हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे कॉन्टेस्ट होता है, उसमें बिल्कुल भाग लीजिए। उस कॉन्टेस्ट के बारे में मैं आगे एपिसोड में आपको बताऊंगा। तो रोहित भाई, एपिसोड शुरू करें। बिल्कुल भाई। रोहित भाई, बिल्कुल शुरुआत में मैं आपको पूछना चाहूंगा, इस वीकेंड में इतने क्लोज मैचेस, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम पहले वीक में है प्रो कबड्डी के। यानी टाइज है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट से मैचेस जीते जा रहे हैं। क्या सोचते हैं इस वीक के बारे में? भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अभी 2 साल का लंबा गैप होने के बाद भी प्लेयर सारे एग्रेसिव है और खेलने के लिए बहुत अंदर से फीलिंग के साथ खेल रहे हैं। पूरी सारी गेमें बहुत अच्छी है, देखने में भी मजा आ रहा है। लास्ट के 5 मिनट में सारी गेम पलट जा रही है किसी भी टीम की। मतलब कोई कभी कह नहीं सकते, जैसे लास्ट डे देख लो, कितने भी मैचेस हुए, किसी में कोई श्योर नहीं कह सकता कि ये टीम जीतेगी। तो मेरा आइडिया से था कि आने वाले मैचेस भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। बिल्कुल, और इस बार ऐसे लग रहा है कि ये जो सीजन है प्रो कबड्डी का, अंत तक कह नहीं पाएंगे रोहित भाई कि कौन जीतने वाला है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले सभी स्पोर्ट्स अड्डा के फैंस को और हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत सारे स्पोर्ट्स अड्डा की मर्चेंडाइज है जो हम एक कॉन्टेस्ट के थ्रू चाहते हैं कि आप जीते। बहुत सिंपल कॉन्टेस्ट है। हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक बहुत आसान सा सवाल है, उसका जवाब कमेंट्स में लिख दीजिए। हम हर एपिसोड में एक लकी विनर को चुनेंगे जो हमारी मर्चेंडाइज जीत सकता है। और इस हफ्ते का सवाल भी बहुत सिंपल है, वो कौन सा एकमात्र प्लेयर है जो प्रो कबड्डी में 2 साल MVP बने? Who is the only player to win the Pro Kabaddi MVP award twice in a row? रोहित भाई, एक छोटा सा हिंट, आपको तो पता होगा, एक छोटा सा हिंट, ये भी एक रिकॉर्ड है और ये प्लेयर बिल्कुल रिकॉर्ड्स के लिए जाने जाते हैं। जी जी, मैं जानता हूँ इसका सवाल का जवाब मुझे आता है। तो मैं सबको बोलूंगा इसका जवाब दो, मैक्सिमम सबको पता ही होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, और शुरुआत में काफी सारे आसान सवाल है, तो हम चाहेंगे शुरुआत में ही काफी सारे फैंस कमेंट करें। आगे क्या पता अगर सवाल और मुश्किल होते जाए, तो अगर आपको जवाब पता है तो प्लीज कमेंट्स में इसका जवाब दे दीजिए। इसी के साथ हमारे एपिसोड में आगे बढ़ते हैं रोहित भाई, मैच रिव्यूज के साथ। बिल्कुल। काफी क्लोज मैचेस रोहित भाई। पहला टॉकिंग पॉइंट जो मेरे पास है, लास्ट 2 दिन जो वीकेंड रहा है, 5 मैचेस, 1 टाई, 3 मैचेस जिसमें 1 पॉइंट से जीत हुई है और एक ही मैच जिसमें 2 पॉइंट से जीत हुई है। इतने क्लोज मैचेस, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? मैं इसकी वजह ये है कि देखिए, जैसे कि जितने भी मैचेस हैं तो वो लास्ट के 5 मिनट के अंदर अंदर वो सारी गेम चेंज हुई है। जैसे कि आपने देखोगा, मैक्सिमम जो टीम वही टीम जो लूज करी है, जो टीम लास्ट के 5 मिनट में वो लीड ले रही थी और लास्ट के 5 मिनट जब उसके लास्ट के 2 या 3 मिनट रह गई तो वो टीम ड्रॉ कर गई या फिर 2 पॉइंट से लूज कर गई। तो ये कारण है कि लास्ट के जो 5 मिनट है वो पूरी 40 मिनट्स की गेम है, वो बहुत मायने रखती है वो चीज़। तो लास्ट के 5 मिनट में सारी गेम चेंज हो रही है। बिल्कुल। और एक टीम जिसकी हम काफी बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में भी, बेंगलुरु बुल्स, जिस तरीके से पहला मैच हारे थे, मुझे याद है हमने डिस्कस किया था कि पूरे सीजन में डिफेंस को लेकर क्या दिक्कत आ सकती है। पर जो 2 मैचेस खेले हैं और हमने एक जो टॉप कंटेंडर है बंगाल वॉरियर्स, जिनकी हमने बात की थी, उनको भी हरा दी है। क्या इस मैच को आप एक तरीके से अपसेट विन मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस मैच में भी डिफेंस इतना नहीं कर पाया जितना रेडर्स ने काम किया है। असली में इसमें बंगाल वॉरियर्स हारी है, इसमें एक तो बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस का ही थोड़ा लास्ट के 5 मिनट, आपको कहा ना, लास्ट के 5 मिनट में सारी गेम चेंज हो रही है। जो लास्ट के 2 या 3 मिनट थे उसमें उन्होंने बहुत ही मतलब
एडवांस टैकल करने की ट्राई करी, और मेरे ख्याल से जो बंगाल वॉरियर्स का जो लेफ्ट पोजीशन है कॉर्नर एंड कवर, वो थोड़ा वीक हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं दोनों, कवर एंड कॉर्नर। और जैसे कि उन्हें सब्स्टिट्यूट करके कोरियन प्लेयर को अंदर ही किया, और उसको बाद में उसको 2 पॉइंट दे दिए इनने, तो वो कैच हो भी सकती थी, बट अगर नहीं भी करनी थी तो सिंगल दे देते। बहुत उस टाइम था उनके बाद रेडर्स का। और जो बेंगलोर बुल्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा कमबैक किया, रेडर्स ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया, पवन अच्छा खेले, दूसरा रेडर भी अच्छा खेला है, जो क्या नाम है, चंद्रन रंजीत जो है, चंद्री रंजीत, हाँ चंद्र रंजीत, सॉरी, चंद्र रंजीत भी अच्छा खेला। फिर जो उन्होंने कोच ने एक अच्छा टाइम आउट लेके चेंज किया और कोरियन प्लेयर को अंदर डाला, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा उन्हें वो मेन मैच चेंजर, वही जो कोरियन प्लेयर है वही मैच चेंजर बाद में बना। उसकी वजह से बंगाल वॉरियर्स जीता जिताया मैच लूज करके। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जैसे रणधीर सिंह जी जो है कोच, वो जाने भी जाते हैं इस तरीके की जरा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए। इसी के चलते बेंगलुरु बुल्स को टाइटल तक भी लेके गए थे रणधीर जी। जी, वो एक बहुत अच्छे प्लेयर भी रह चुके हैं, और एक बहुत ही ए ग्रेड कोच है अभी भी, और काफ़ी अच्छा उनका माइंड, आउटसाइड माइंड बहुत चलता है कि टीम को कैसे खिलाना, और प्लेयर्स अगर उस पर गौर करते हैं तो वो ये तो डेफिनेटली ये फाइनल जीत सकते हैं। पर डिफेंस कहीं ना कहीं अभी भी इनका वीक जा रहा है, तो उसमें अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो इनके पास सब कुछ है, बस एक डिफेंस की थोड़ी सी, बस यही अभी ट्राई कर रहा है डिफेंस। रोहित भाई, बढ़ते हैं अगले टॉकिंग पॉइंट की तरफ। वो ये है कि एक ही हफ्ता हुआ है और ऐसी एक भी टीम नहीं है जिसने अपने सारे मैचेस जीते हैं। जैसे लास्ट जी सीजन भी हमने देखा था कि काफी सारी टीम्स हैं शुरुआत में या कहीं वन साइडेड मैचेस जीतते जा रहे थे, विनिंग स्ट्रीक बन रहा था। पहले वीक में ही हम देख रहे हैं बस दबंग दिल्ली जो है 2 विन है और 1 टाई है, और बाकी सारी टीम है कम से कम 1 मैच तो हारी है। तो इतना जी क्लोज जी कंपटीशन जो हो रहा है प्रो कबड्डी में, शायद आज आप मैच जीत जाए इसका मतलब ये नहीं कि कल भी जीत जाए। तो ये जो क्लोज बिल्कुल। कंपटीशन है, इसका आप क्या वजह मानते हैं? क्या बैलेंस्ड टीम्स है इसकी वजह से है, या फिर क्या इसकी वजह है? इसकी वजह है कि सारी टीम मैक्सिमम बैलेंस्ड है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे कि दिल्ली दबंग जो गुजरात के साथ खेल रही है तो सेम वैसा ही परफॉर्मेंस वो तेलुगु टाइटन के साथ करे, या फिर बंगाल वॉरियर्स के साथ करे, या ऐसे हर मैच अलग अलग, क्योंकि हर मैच में किसी न किसी का एक वीक पॉइंट होता है, और एक एडवांस डिफेंडर होता है जो उसको कैच कर सकता है या उसको रीडिंग कर सकता है। जैसे बंगाल ये क्या बोलते हैं, बेंगलोर बुल्स और तमिल तलाइवा का मैच देख लो, उसमें क्योंकि जो मंजीत था वो पूरा फ्लॉप हुआ, क्योंकि महिंदर और मंजीत एक ही साथ कई सालों से इकट्ठे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ही टीम में, सर्विसेज की टीम में खेलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी के साथ एक ना एक अपोजिट प्लेयर होता है जो उसको फ्लॉप करता है। किसी मैच में अभिषेक नहीं चल रहा है, किसी में दीपक हुड्डा नहीं चल रहा है, अर्जुन वैसवाल चल रहे हैं, तो ये सब है कि चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। वो तो अगर वो चेंजेस नहीं आएंगे, एक ही प्लानिंग के साथ खेलेंगे, तो लास्ट के 5 मिनट में मैच ड्रॉ या फिर 1 या 2 पॉइंट से विन होगा। अभी दिल्ली लास्ट टाइम ड्रॉ करके खेल के हटी है, तो वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की वजह से ड्रॉ करके हटी है, बल्कि टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जीता जिताया मैच हार गए वो लोग। 2-3 तो सेल्फ आउट ही हुए वो लोग, उन्होंने एडवांस पॉइंट ज़्यादा दिए हैं। जी, यानी जो कोच है और जो कैप्टन है, वो उनकी थिंकिंग अगर गेम के हिसाब से इवॉल्व होगी, गेम के हिसाब से बढ़ेगी, बस वो टीम आगे बढ़ पाएगी। जो एक प्लान लेकर मैट पर आएगी और बस सोचेगी कि यही प्लान को करना है, यही प्लान को करना है, वो टीम कहीं ना कहीं चूक जाएगी। डेफिनेटली, क्योंकि हर मैच का अलग सिचुएशन होता है, हर मैच में अलग प्लेयर होते हैं, हर रेडर का अलग स्टाइल होता है रेड करने का, डिफेंस का अलग डिफेंस करने का स्टाइल होता है, तो हर मैच में उनको प्लानिंग चेंज करनी जरूरी है। बिल्कुल। और आखिर में मैं बात करना चाहूंगा, एक जो बिग टिकट एनकाउंटर आ रहा है, जिसके लिए आई एम श्योर आप भी बेसब्री से रुके हैं और मैं भी बेसब्री से रुका हूं, क्योंकि ये 2 टीम्स हैं, मुझे याद है हम हमेशा कहते हैं इस सीजन के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स ऑन पेपर में से है दबंग दिल्ली वर्सेस बंगाल वॉरियर्स। इस मैच के बारे में रोहित भाई, आपका क्या प्रेडिक्शन, क्योंकि हम दबंग दिल्ली की बात कर रहे थे अभी, आपका क्या प्रेडिक्शन? बंगाल वॉरियर्स, दबंग दिल्ली दोनों पिछले मैच में थोड़े थोड़े चूके हैं, इस मैच में क्या सोचते हैं आप?
ये मैच अच्छा मैच होगा, ऐसा भी नहीं है कि ये मैच वन साइडेड होगा। ये मैच होगा तो मतलब अच्छा मैच होगा, लास्ट के 5 मिनट में डिसाइड होगा, या हो सकता है कि 3 मिनट में भी डिसाइड हो सकता है ड्रॉ भी हो। तो क्योंकि बंगाल वॉरियर्स के पास रेडर्स अच्छे हैं, ऑलराउंडर अच्छे हैं, पर उनका कहीं न कहीं उनका लेफ्ट साइड है वो वीक है। हम्म, कहीं न कहीं उनका लेफ्ट साइड वीक हो रहा है, और वहीं दबंग दिल्ली में एक्सपीरियंस प्लेयर हैं सारे, और 2-2 कवर खेल रहे हैं, लेफ्ट कवर 2-2 खेल रहे हैं, और जीवा लेफ्ट कवर होने के बावजूद भी राइट कवर भी खेल रहे हैं, और वो दोनों पोजीशन अच्छी खेलते हैं। तो उनके पास ये हम्म, एडवांटेज है कि राइट और लेफ्ट कवर उनके स्ट्रॉन्ग है, कॉर्नर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, रेडर्स इनके पास अच्छे चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो लेफ्ट साइड में है, तो उसमें कहीं न कहीं दबंग दबंग दिल्ली बाजी मार सकती है बंगाल वॉरियर्स से, क्योंकि उनकी लेफ्ट साइड बहुत वीक है, और जो वो उनका रीडर है लेफ्ट साइड का मलिक, वो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा है अभी। तो शायद इनको उस चीज़ में प्लस पॉइंट है, और नवीन तो है ही, नवीन एक्सप्रेस, वो तो है ही, एक्सप्रेस की तरह चल ही रहा है वो। हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है रोहित भाई आपका कि उनका जो लेफ्ट साइड है वो वीक है। तो इसके बाद हम बढ़ेंगे टीम ऑफ द वीक की तरफ, मगर ये जो एक इंटरेस्टिंग टीम ऑफ द वीक, प्लेयर ऑफ द वीक वाले सेगमेंट है, उसके पहले एक और बार मैं सभी स्पोर्ट्स अड्डा के फैंस और हमारे व्यूअर्स को इस एपिसोड के सवाल के बारे में याद दिलाना चाहूंगा। हु इज द ओनली प्लेयर टू विन द प्रो कबड्डी एमवीपी अवार्ड ट्वाइस इन अ रो? वो कौन से एकमात्र प्लेयर है जिन्होंने प्रो कबड्डी एमवीपी का अवार्ड 2 बार जीता है? इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए बस हमारे YouTube चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में इस सवाल का जवाब दीजिए। हम्म। रोहित भाई, अब बढ़ते हैं टीम ऑफ द वीक की तरफ, टीम ऑफ द वीक की ओर। तो रोहित भाई, कौन है आपकी टीम ऑफ द वीक इस बार? मेरी टीम ऑफ द वीक है दबंग दिल्ली, क्योंकि अभी तक वो 3 मैचेस खेली है, जिसमें से 2 विन किया है, लॉस्ट कोई मैच नहीं किया है, 1 टाई किया, और 13 पॉइंट लेके सबसे आगे है। तो बिल्कुल, और ये जैसे मेरी इनका इस नाम है दबंग दिल्ली, वैसे ही काफी दबंग अंदाजे से खेले हैं, काफी अग्रेसिव खेले हैं दबंग दिल्ली के लोग। बिल्कुल, बिल्कुल, काफ़ी अग्रेसिव खेले, और मेरे आइडिया से अभी तक इस टीम ने अपनी मतलब जो होता है ना फुल पावर, अभी तक टीम ने अभी तक लगाई नहीं है अपनी। तो ये है, यही कारण है कि अभी तक ये टीम अभी भी मतलब आने वाले टाइम में भी ये टीम टॉप पे रहेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ गलतियाँ की है इस टीम ने, बट उसको सुधारा भी है लास्ट में। कल हारता-हारता मैच भी इन्हें ड्रॉ करवा दिया है, तो इससे अच्छा तो यही से एक पूरा ये जो पूरा चीज़ है, ये सभी एक्सपीरियंस होल्डर प्लेयरों का काम होता है। हालाँकि बहुत जो फिज़ूल के पॉइंट भी दिए हैं इनने, कि कोई रेडर ने कोई स्ट्रगल नहीं किया, कुछ नहीं किया, सेल्फ आउट आपने देखा होगा कितनी बार सेल्फ आउट हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं इन लोगों को इस चीज़ की सुधार करनी पड़ेगी, और ये टॉप पे है, और आई थिंक ये टॉप पे रहेंगे। बिल्कुल। और एक और टीम है जो मेरे हिसाब से काफी क्लोज कंटेंशन में है टीम ऑफ द वीक के लिए। वो टीम मेरे लिए थी बेंगलुरु बुल्स, और खास करके एक पॉइंट की वजह से कि वो जो पहला मैच जिस तरीके से हारे थे, बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं हुए रोहित भाई। उसके बाद शायद कोच ने, कैप्टन ने पूरे टीम को एक टॉक दी होगी, कहा होगा कि बस उस मैच को भूल जाओ, और उसके बाद जो कमबैक किया है, तो मुझे लगता है वो बस जी। उस कमबैक के लिए बेंगलुरु बुल्स भी बहुत क्लोज कंटेंशन में मेरे लिए टीम ऑफ द वीक के लिए। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो टीम पहला मैच हार गई तो मतलब वो टूर्नामेंट हार गई, ऐसा नहीं है। और ये कोचेज़ और कैप्टन की हमेशा ये थिंकिंग रहती है, जैसे कि हम लोग भी खेलते थे जब, तो कोचेज़ ये कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे का देखो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, उसके ऊपर फ़ोकस करो। तो ये तो हर टीम में एक रहता है, पर मेरा मानना ये है कि जिस दिन अगर बैंगलोर बुल्स का जिस दिन डिफेंस अगर अपना काम कर गया, तो इससे स्ट्रॉन्ग टीम नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों रेडर्स फॉर्म में हैं। थर्ड रेडर भी उनका फॉर्म में है। डिफेंस कहीं न कहीं वीक हो रहा है। अभी उन्होंने एक मैच में थोड़ा बहुत टैकल्स किए थे, पर उनकी टीम में कोई ऐसे प्लेयर होना चाहिए जो सुपर 5 टॉप 5 मतलब टैकल्स करे, हाई-फाई करे। 1 या 2 प्लेयर होने चाहिए, 3 या 4 स्कोर ले, जैसे सुरेंद्र नाडा 4 स्कोर ले लिया सुरेंद्र नाडा ने, वैसे कोई ना कोई प्लेयर वैसे होने चाहिए, जिसको हम कह सकें कि यार ये डिफेंस संभाल सकते हैं। तो जिस टाइम ये टीम सेट होगी तो शायद इनको हराना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपने कही है। बेंगलुरु बुल्स जिस दिन डिफेंस सेट हो गया, शायद टूर्नामेंट की टॉप टीम हो सकती है। इसके जी। साथ रोहित भाई, अब बढ़ते हैं हम प्लेयर ऑफ द वीक की तरफ। तो आपका प्लेयर ऑफ द वीक, फर्स्ट वीक में काफी सारे
बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस रहे हैं रोहित भाई। नवीन कुमार की बात करें, पवन शेरावत की बात करें, अभिषेक सिंह की जी, हमने जी। बात की है, मगर आपके प्लेयर ऑफ द वीक कौन है? वैसे तो ये मतलब ये सेट करना काफ़ी मुश्किल है कि मतलब क्योंकि सभी आपको पता है जो भी मेन की रेडर्स हैं जैसे मनिंदर सिंह हो गए, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नबी बख्श है वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो डिफेंस में भी ऑफेंस में भी। और नवीन हो गए, अभिषेक हो गए, अर्जुन हो गए, दीपक हो गए, बहुत सारी लिस्ट है ऐसी। पर उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो मुझे लगा जो जिसको बोलते हैं ना लास्ट टाइम में जिसने अच्छे परफॉर्म करके अपनी टीम को ड्रॉ तक लाया, जो टीम को जिसने लास्ट टाइम जिताया एज अ टीम गेम, तो मुझे वो नवीन की गेम मेरे को काफ़ी पसंद आई इस मूवमेंट में। और मेरे इसलिए मेरे लिए वो प्लेयर ऑफ द वीक है मेरे लिए। बिल्कुल। और अगर नवीन कुमार की बात करें, रोहित भाई, जो उन्होंने पिछले सीजन में रिकॉर्ड शुरू किया था मोस्ट कंसेक्यूटिव सुपर टेंस का, वही रिकॉर्ड इस सीजन में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, हर मैच में सुपर 10। बिल्कुल, बिल्कुल। और हर मैच में सुपर 10 कर रहे हैं और साथ में डिफेंस में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। जी, जी बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग चीज नवीन कुमार के बारे में, अगर रोहित भाई हम देखें तो इनके जो सुपर रेट्स है वो 0 है अब तक, मगर टीम के तरफ जो इनका एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रहता है, हर बार उसको लेकर वो सुपर 10 तक पहुंच जाते हैं। जी, ये प्लानिंग होती है। देखो ना मैंने आपको एक बात कही थी कि जब टीम में कोई सीनियर प्लेयर है तो वो ऐसे ही गेम खिलाता है। आप जैसे आप देख सकते हो कि कोई सुपर बड़ी रेट कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि 5 पॉइंट लाया, 6 पॉइंट लाया। जब उनके सीनियर प्लेयरों ने कहा या कोचेज़ ने कहा कि अभी पॉइंट चाहिए, तो वो पॉइंट लेके आता है। उसको कहा बोनस चाहिए, तो वो बोनस लेके आता है। उसको कहते हैं कि 4 में स्कोर चाहिए, तो वो स्कोर लेके आता है। जैसे आपने कल के मैच में कहा कि मैच ड्रॉ करना है कैसे भी, वो ड्रॉ करके ले आया। तो मतलब ये एक क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर कि जब कोई प्लेयर या कोई सीनियर या कोई कोच बोले कि अभी ये करना है, वो उसको उस पर गौर करता है, वही काम करके वो वापस आता है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है, इसलिए वो प्लेयर ऑफ द वीक है क्योंकि वो मतलब सुपर रेट के लिए नहीं खेलता, वो खेलता है 1-2 1-2 1-2। एक आ गया फेयर इनफ है, डीप घुसने की जरूरत नहीं है, बस भागने यहाँ से भागेगा, बोनस करेगा, बोनस में चढ़ेगा तो सिंगल पॉइंट आएगा, दैट्स इट। और डिफेंस भी डरता है। एक सबसे बड़ी बात है कि जो डिफेंस भी वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर में रहता है कि कहीं मारो 2-3 नहीं ले जा कहीं। बिल्कुल, बहुत अलग किस्म के रेडर है। जैसे हम देखते हैं जो पवन शेरावत 7 पॉइंट रेड की है, मनिंदर सिंह 6 पॉइंट रेड की है, मगर इन सब से हटकर एक एक दो दो पॉइंट के साथ भी अपने टीम को जो जिताने वाले नवीन कुमार इसलिए है हमारे प्लेयर ऑफ द वीक। हाँ, क्योंकि टीम का ये मानना है कि नवीन जितना बाहर कम रहेगा उतना टीम को जीतने की चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि टीमों की सबसे बड़ी प्लानिंग यही होती है कि जो उनका फर्स्ट रेडर है, जो उनका की रेडर है, उसको जितना बेंच पे बिठाएंगे उतना टीम जीत सकती है। तो ये कहीं ना कहीं उनके सीनियर कोचेज और जो सीनियर प्लेयर्स हैं इनका कहीं ना कहीं ये योगदान है कि वो इसमें उन लोगों की प्लानिंग यही है कि जितना हो सके नवीन को तब भेजे कि जब ये इसकी ज़रूरत है। वैसे तो ये दूसरे रेडर्स को यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ प्लेयर ऑफ द वीक हमारे हैं नवीन कुमार, और हम अब बढ़ने वाले हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर। एटलीस्ट मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग है, जो है पॉइंट या एम्प्टी रेट। जी। दर्शकों को मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा इस सेगमेंट में क्या होता है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ वाक्य रोहित भाई को कहता हूं, और रोहित भाई अगर एग्री करते हैं उससे तो वो मुझे कहेंगे पॉइंट। अगर उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है वाक्य, तो वो मुझे कहेंगे एम्प्टी रेट। ओके रोहित भाई, रेडी हैं आप? रेडी, बिल्कुल। तो पहला जो स्टेटमेंट है रोहित भाई, ऐसा लगता है ये हरियाणा स्टीलर्स के लिए काफी मुश्किल सीजन हो सकता है। नहीं, ये एम्प्टी है, मुश्किल तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी जो हरियाणा स्टीलर है वो धीरे धीरे कम बैक कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में टीम मैट में उतरती है, उसको सेट होने में टाइम लगता है क्योंकि जैसे आपने फर्स्ट मैचेस में देखा कि कुछ टीमें आउटस्टैंडिंग खेली है और बाद में जाके उन्हें लूज़ भी किया है। तो वैसा ज़रूरी नहीं है कि वो अभी मुश्किल हो सकता है, पर उनको मुश्किल तब हो सकता है जब वो अपने टीम पे और अपने डिफेंस में और अपनी ट्रेनिंग्स में ध्यान ना दे, और तब उनके लिए मुश्किल हो सकता है। पर इतना मुश्किल नहीं होगी, आने वाले मैचेस में भी कई टीमें अभी लूज़ करेंगी, आप देखते रहना आगे। बिल्कुल। तो अगली जो रेड है हमारी रोहित भाई, वो है क्या नवीन कुमार का ये सबसे बड़ा सीजन होने की संभावना है?
यस, इस ये पॉइंट है, ये नवीन का हो सकता है बहुत बड़ा वैसे भी हो चुका है उसका, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने 500 पॉइंट्स पूरे कर चुका है। आने वाले टाइम क्या पता कि वो फाइनल भी विन कर जाए, क्योंकि जैसे उनकी लास्ट सीजन उन लोग नहीं जीत पाए, तो अब इस साल शायद वो जीते, क्योंकि इस साल बहुत अच्छी टीम है, और ऑन टेबल, ऑन बेंच, ऑन पेपर्स वो टीम बहुत अच्छी है, और परफॉर्म भी अच्छा कर रही है, और ये सीजन बहुत बड़ा हो सकता है नवीन के लिए। बिल्कुल। रोहित भाई, 2 रेड हुए हैं, 1 पॉइंट हुआ है। तीसरी जो हमारी रेड है वो है, जो कोच रणधीर सिंह ने सब्स्टिट्यूट को लाया था बेंगलुरु बुल्स के मैच में, डोंगयोन ली, जो कोरियन प्लेयर है, वो उनका एक मास्टर स्ट्रोक रहा है एज अ कोच। बिल्कुल, ये आपका पॉइंट है, वो गेम चेंजर निकला, और इसमें आप गलती मान सकते हो कि उनके जो बंगाल वॉरियर्स के डिफेंस की, और इसमें आप एक गुड माइंड और गुड प्लान मान सकते हो रणधीर कोच साहब की। और ये उन्होंने बहुत अच्छा चेंज लिया। देखो ना, उसने जब वो रेड मारी, 2 पॉइंट लाया, वहाँ से उनके पास फिर बंगाल वॉरियर्स के पास कोई चांस ही नहीं था कि वो कोई मैच कोई जीत पाए मैच। उसके बाद उन्होंने अपने आगे जाके, कोच साहब का इतना माइंड था कि उन्होंने एक प्लेयर को ये बोल दिया कि एक प्लेयर आगे जाके महेंद्र को बोला कि तू आगे जाके पॉइंट दे। उन्होंने उसमें भी बहुत कोशिश करी, उसने 1 पॉइंट दिया और आराम से पॉइंट से विन कर दिए वो लोग। तो इसे कहते हैं गेम प्लान। मैं आपको कह रहा था ना, जो ये बेंगलोर बुल्स है, अगर इनका डिफेंस चल जाए, देखो ना, इनके पास अच्छे कोच, अच्छे बाहर से खिलाने वाले कोच हैं, टीम में अच्छे रेडर्स हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं डिफेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जिस टाइम ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो क्या बोलते हैं, बेंगलोर बुल्स को कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता है। ये आप देख लेना, मैं आपको ये बोल रहा हूँ श्योरिटी इसके साथ। बिल्कुल। और ये एक जो स्टेटमेंट हमने पहले डिस्कस की थी कि जो कोच और जो कैप्टन, गेम के साथ उनकी थिंकिंग इवॉल्व होगी, गेम के हिसाब से सोचेंगे, इस सीजन बस वही आगे जाएंगे। और उसका बहुत बेहतरीन उदाहरण ये है कि लोगों ने सोचा नहीं होगा, जैसे बेंच पर बैठे थे डोंगयोन ली, कोरियन प्लेयर, इसके पहले मैच में दिखे नहीं थे इस सीजन में, मगर सही टाइम पर सही प्लेयर को उतारना, ये जो स्ट्रैटेजी है और ये जो कोच की सोच है, उसकी वजह से इस सीजन सारे गेम चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर बेंच में एक गेम चेंजर बैठा है हर टीम का, और ये डिपेंड करता है कि उसको खिलाना कब है। तो ये बहुत बड़ा एक आपने बात बोली कि गेम चेंजर तो है वो, नो डाउट। और मैं तो कहता हूँ वो तो पवन से भी काफ़ी अच्छा रेडर निकला, एंड टाइम पे जिसने पॉइंट निकाल दिया, वही पवन भी मानता होगा इस चीज़ को। जी जी जी, बिल्कुल। तो हमारी जो आखिरी रेड है, रोहित भाई, देखते हैं पॉइंट होता है या एम्प्टी रेड होती है। इस सीजन तेलुगु टाइटंस के लिए शायद रोहित कुमार हर मैच स्टार्ट ना करें। ये आपका पॉइंट है ये भी, क्योंकि मुझे अभी लगता नहीं है कि वो थोड़ी, मेरे ख्याल से उनको इंजरी का कोई इशू है, और पर उनका टीम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इकलौते एक्सपीरियंस होल्डर प्लेयर है उस टीम में, उनका होना बहुत ज़रूरी है। और कई सालों से खेलते आ रहे। सबसे बड़ी बात कि वो सर्विसेज की टीम में भी कई बार खेल चुके हैं, तो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस उसके पास क्या हो सकता है इंडिया की टॉप टीमों में खेलना। तो उनका मैच में आना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है, बाकी मैनेजमेंट की मर्जी। बिल्कुल। तो हमारे 4 रेड रहे हैं, जिसमें से एक एम्प्टी रेड रही है, 3 पॉइंट रहे हैं। नॉट बैड रोहित जी, पिछले बार 2 पॉइंट रहे, इस बार 3 पॉइंट रहे। 3 हो गया, अच्छा खेले आप। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले रोहित भाई, एक और बार बस फैंस को याद दिलाना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स अड्डा की बहुत सारी मर्चेंडाइज हमारे पास है, जो हम चाहते हैं कि फैंस जीते, और उसके लिए हमने एक कॉन्टेस्ट रखा है। बहुत सिंपल कॉन्टेस्ट है रोहित भाई, हमारे YouTube चैनल पर जाए और क्या क्या करना है फैंस को? पहले YouTube चैनल में जाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। बिल्कुल। और हमारा जो सवाल है, उस सवाल का जवाब कमेंट्स में देना है। सवाल ये है, हु इज द ओनली प्लेयर टू विन द प्रो कबड्डी MVP अवार्ड ट्वाइस इन अ रो? वो कौन से एकमात्र प्लेयर है जिन्होंने प्रो कबड्डी में MVP का खिताब 2 बार जीता है? काफी सिंपल सा सवाल है, तो प्लीज मैं चाहूंगा हमारे सारे फैंस जाकर कमेंट कीजिए
और हमारी ढेर सारी मर्चेंडाइज जीतिए। भले ही इस एपिसोड में नहीं, अगले एपिसोड में किसी ना किसी एपिसोड में आपका नंबर आएगा और आप हमारी बहुत सारी मर्चेंडाइज जीत सकते हैं। जी, कमेंट कीजिए पर गूगल मत कीजिए, अपने दिमाग से बोलिए। अभी तो आधे गूगल करना शुरू कर दिया होगा आधों ने कि जी जी। और रोहित भाई, जैसे हम कह रहे थे, टीम्स भी शायद एक मैच हारे फिर दूसरी मैच जीते, वैसे ही फैंस के लिए भी यही है। शायद आज आप एपिसोड में कुछ मर्चेंडाइज ना जीतो, मगर अगर आप खेलते रहोगे, बिल्कुल एक ना एक दिन आपका नंबर जरूर आएगा जब आप जीतेंगे। जरूर। इसी के साथ रोहित भाई, बढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ, जो है हमारी ट्रिब्यूट टू लेजेंड्स। और इस एपिसोड के लेजेंड, इनको लेजेंड ही कहेंगे, राकेश कुमार जी। जैसे पिछले हफ्ते हमने अनूप जी की बात की थी, वैसे राकेश जी भी काफी प्रभावी रहे हैं हिंदुस्तानी कबड्डी में, और बिल्कुल हिंदुस्तानी कबड्डी में नहीं, ओवरऑल कबड्डी में भी राकेश जी की मैं जी बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में जैसे कहते हैं, और अब एक कोच के तौर पे भी काफी जाने माने कोच है अब। रोहित भाई, राकेश जी की एक कहानी मेरे पास भी है इस बार, और उसके बाद मैं आपसे भी आपकी कहानी जानना चाहूंगा। तो मुझे याद है, एक बार मैं राकेश जी से बात कर रहा था, और ऐसे ही बातचीत में एक सवाल आया कि हमने उनको पूछा कि आपका एक सबसे जो यादगार पल है कबड्डी को लेकर, वो क्या है। तो मुझे लगा कि वो कहेंगे कि कहीं वर्ल्ड कप जीता हो, कहीं कुछ और जीता हो, प्रो कबड्डी का टाइटल जीता हो, कुछ वो ऐसे कुछ विन की तरह कहेंगे। मगर उन्होंने बहुत एक सरप्राइजिंग स्टोरी मुझे कही। मुझे कहा कि हम एक सेमीफाइनल में थे और लास्ट रेड थी, और बस मुझे अनूप ने कहा था कि जा 1 पॉइंट लेकर आ, मगर उस रेड में मैं कैच हो गया, और उसकी वजह से टीम फाइनल नहीं जीत पाई। नहीं तो उस साल भी प्रो कबड्डी का खिताब हमारा था। और वो मुझे कह रहे थे कि अब तक जब मैं रूम में बैठता हूं, तो कभी कभी मुझे ये ख्याल अब भी आता है कि यार, वो पॉइंट अगर मैं ऐसे खेलता तो ले लेता, अगर शायद उस डिफेंडर के बाजू से निकल जाता। अब तक उनके मन में वो ख्याल रहता है कि वो जो पॉइंट है, वो जो खिताब है। तो मेरे हिसाब से ये काफी एक ग्रेट प्लेयर की निशानी भी है कि बस जो अपने जीत के बारे में नहीं सोचे, वो बिल्कुल एनालाइज करते हैं कि क्यों जो हमें जीत नहीं मिली, वो भी क्यों नहीं मिली। जी, ये देखो ना, ये लेजेंड ही ऐसा सोच सकता है, क्योंकि उनके पास अचीवमेंट्स की कोई कमी नहीं है, उनके पास दुनिया भर के अचीवमेंट्स हैं। शायद हम लोग तो उनको सोचते भी नहीं। क्योंकि मैं आपको एक ऐसे छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको कि हम लोग छोटे, मतलब हम लोग जब यंग थे, मैं अजय ठाकुर साथ में खेले हैं, साथ में सीखे हैं। तो हम लोग एक टूर्नामेंट में गए जो यहाँ पनवेल में होता है, गोल्ड कप होता था, राजीव गांधी गोल्ड कप, पहले बहुत टाइम पहले होता था, अभी भी होता होगा शायद। तो हम गए देखने, तो हमने राकेश कुमार को देखा। तो राकेश कुमार उस टाइम फुल फॉर्म में थे, जैसे बोलते हैं फुल फॉर्म में थे। उनकी सबसे अच्छी एक स्किल थी, एक वो बोनस बहुत प्यारा मारते थे, इतना फास्ट बोनस मारते थे कि बोनस दिखता नहीं था। और दूसरा, वो जंप मारते थे चेन के ऊपर से। तो वो हमने तो उनकी वो जंप देख कर, लंबे लंबे बाल रखे होते थे इतने इतने उनने, और हम काफ़ी उनसे मतलब बहुत पूरे स्टाइलिस्ट होते थे। तो जब मैं नया नया एयर इंडिया में आया, तो हमारा नॉर्दर्न रेलवे के साथ मैच हुआ, और नॉर्दर्न रेलवे के साथ हमारा मैच हुआ बारामती में। तो वो मैच था सेमीफाइनल मैच था, जिसमें फुल टीम थी नॉर्दर्न रेलवे की, जिसमें राकेश कुमार भी थे, मंजीत भी थे, जोगिंदर भी थे, सभी थे। ये सारे बड़े हमसे सीनियर प्लेयर थे। तो मैं पहले भी खेल चुका था इनके साथ, और आप मान नहीं सकते कि मेरे साइड के रेडर थे, और मैं उसमें हार्डली कोई 16 या 17 साल का होगा मैं कवर खेल रहा था। जब राकेश कुमार जितनी बार रेड मारने आए, मैं उतनी बार भगवान से एक ही प्रार्थना करता कि हे भगवान बोनस ना मारे, हे भगवान ये बोनस ना मारे, हे भगवान ये। वो इतना फास्ट बोनस मारते थे, इतना फास्ट बोनस मारते थे कि कवर को टाइमिंग के लिए टाइम नहीं लगता था। इतने स्किलफुल थे वो। तो मैं मतलब ना हमेशा ये सोचता, पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उस टाइम उनके एंकल में इंजरी थी, तो उन्होंने उस मैच में कोई बोनस नहीं मारा। तो मैंने उनको टैकल भी किया, और मतलब क्योंकि ऐसा हमारे पहले ये मानते थे कि अगर कॉर्नर में बोनस कर जाए रेडर, तो कवर की गलती होती है, ये हम कोचेस का मानना होता है। तो मैं यही पूरे मैच में यही सोचता था कि हे भगवान, राकेश भाई का असली नाम मुन्ना है, ऐसे मतलब असली मतलब कबड्डी फील्ड में उनको मुन्ना के नाम से जानते हैं। तो हम ऐसे बोलते कि ये भगवान मुन्ना भाई साहब ना कह रहे बोनस ना मारे, बस बोनस नहीं मारे। मेरे साथ अजय ठाकुर था, और जैसे ही वो जाए तो मैं लंबी सांस लूँ,
अच्छा वो चले गए। बाकी किसी रेडर की टेंशन नहीं थी मेरे को सिर्फ हम्म। राकेश भाई भाई साहब की टेंशन थी कि, और मैं उनके साथ नेशनल गेम्स भी खेला हूँ, एक ही टीम में हम दोनों खेले, मतलब बहुत लाजवाब। मैं कहता हूँ अनूप कुमार और राकेश भाई साहब ये दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और हम्म। दोनों बेस्ट फ्रेंड इसीलिए है कि दोनों का नेचर सेम है, दोनों एक ही हम्म। क्वालिटी के हैं, तभी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों की क्वालिटी एक है, दोनों बाय नेचर भी सेम है, दोनों विद हार्ट बाय हार्ट भी सेम है। तो मतलब उनको देख के बहुत अच्छा लगता है आपस में। मैं कई बार उन दोनों के आपको फोटो शेयर करूंगा मैं, वो मतलब मुझे बहुत दोनों हम्म। आपस बहुत मुझे बहुत प्यार दिया उन्हें बचपन से अभी तक, हम्म। जितने जब तक खेल रहा हूँ कबड्डी में, मुझे दोनों का बहुत प्यार मिला और आशीर्वाद मिला हमेशा। और आशा करता हूँ आगे तक आगे भी मिलेगा, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स का हाथ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मजा आता है रोहित भाई, ऐसे जैसे पिछले हफ्ते अनूप जी की कहानी सुनी थी, इस जी हफ्ते हमने राकेश जी की कहानियां शेयर की। बहुत मजा आता है इस सेगमेंट में मुझे तो, और उम्मीद है व्यूअर्स को भी ये कहानियां सुनकर काफी मजा आता हो। बिल्कुल। रोहित भाई, अब आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है राणा की रेड। इस सेगमेंट में जी। रोहित भाई, मैं आपको आने वाले मैचेस के बारे में बताऊंगा, और आपने मुझे बताना है कि आपके हिसाब से उस मैच में किसकी जीत होगी। और फिर हम देखेंगे कि इन प्रेडिक्शंस का आगे जाकर कितने खरे उतरते हैं ये प्रेडिक्शंस, या फिर अगर कुछ अपसेट रिजल्ट रहा तो फिर वो क्यों अपसेट रिजल्ट रहा। तो रोहित भाई शुरू करते हैं। जो पहला मैच है, तमिल थलाइवास वर्सेस यू मुंबा। इसमें तो तमिल तलावा और यू मुंबा का जो मैच है, इसमें तो यू मुंबा को जीतना चाहिए मेरे आइडिया से। अगला मैच, यूपी योद्धा वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स। यूपी योद्धा वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर। जयपुर को जीतना चाहिए, जयपुर। ओके। अगला मैच काफी क्लोज मैच होने की संभावना है मेरे हिसाब से। सारे पीस वाले नाम है, पुनेरी पलटन वर्सेस पटना पायरेट्स। हाँ ये मैच काफ़ी अच्छा होगा और इसमें पुनेरी पलटन जीत सकती है, कि मैंने आपको जैसे ओके। कहा था कि हर एक रेडर की एक रेडर की वीकनेस एक अगले डिफेंस के पास होती है, तो वो है इस टीम दोनों टीमों में एक दूसरे के लिए। ओके। अगला मैच है तेलुगु टाइटंस वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स, और ये मैच जो जीतेगा बॉटम ऑफ द टेबल से ऊपर आने के चांसेस है। क्या सोचते हैं इस मैच के बारे में? इस मैच में तेलुगु टाइटंस के जीतने के चांसेस है, अगर सिद्धार्थ लेफ्ट साइड से रेड मारता है तो। ओके, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है ये। अगला मैच जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, बड़ा बिग टिकट मैच है, दबंग दिल्ली केसी जी, वर्सेस बंगाल वॉरियर्स। और ये मैच देखने वाला होगा, ये विस्फोट होगा इस मैच में, क्योंकि जित इस टीम में जितने भी बड़े बड़े बम हैं ये सब फटेंगे उस दिन। और जी, क्योंकि जी, ये बिल्कुल, दोनों टीमें बिल्कुल। सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, तो इसमें तो मैं कोई बोल नहीं सकता, पर मुझे लगता है कि इसमें दबंग दिल्ली जीत जाएगी। बिल्कुल, क्या सुपर मनी जो है, जिन्हें हम सुपरमैन जैसे कहते हैं, सुपर मनी, क्या वो नवीन एक्सप्रेस के सामने आकर नवीन एक्सप्रेस को टक्कर दे पाएंगे? काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखने के लिए। नहीं, आपने अभी तक जितने भी मैचेस देखे होंगे तो मैक्सिमम रेडर्स को टक्कर दे रहे हैं, पर हम्म। सवाल ये होना चाहिए कि रेडर्स को डिफेंस टक्कर देगा या नहीं देगा। तो हाँ, क्योंकि रेडर्स तो सभी अपना अच्छा काम करे, अब जिसका जी, डिफेंस जी। हल्का इतना सा भी माइनर सा भी लूज हुआ, एक 30 सेकंड की रेड में भी लूज हुआ, तो वो टीम हम्म। डेफिनेटली हारेगी। पर लास्ट के 5 मिनट सबसे मेन, सबसे लास्ट के 5 मिनट होते हैं। उस टीम में जो टीम स्टेबल खेल गई, तो मुझे लगता है कि दबंग दिल्ली खेलेगी, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है उसके अंदर, तो खेल सकती है। बाकी मैच का कुछ पता नहीं होता। बिल्कुल, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी होगा इसमें मेरे हिसाब से, कि मनजीत चिल्लर जितना स्ट्रांग खेलेंगे, कहीं ना कहीं अगर मनजीत चिल्लर स्ट्रांग खेलते हैं, दबंग दिल्ली स्ट्रांग दिखती है। कवर में मनजीत चिल्लर अगर लूज खेलते हैं, काफी एडवांस्ड खेलते हैं, तो दिल्ली का डिफेंस कहीं ना कहीं वीक लगने लगता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे लिए होगा देखने के लिए, कि मनजीत चिल्लर कैसे खेलते हैं, क्या स्ट्रैटेजी के साथ उतरते हैं बंगाल के स्ट्रांग रेडिंग के खिलाफ। हाँ, ये है कि बंगाल के सारे स्ट्रॉन्ग, मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग पार्ट हैं वो उतर सकते हैं। क्या पता अभी
बंगाल टीम अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं वो अपनी लेफ्ट साइड की प्लेयर चेंज कर दें, फिर तो शायद वो जीत सकते हैं। बंगाल वाले जीत सकते बिल्कुल हैं कि वो बिल्कुल। लेफ्ट साइड चेंज कर दें। तो तो देखते बस हैं अभी क्या फैंस के होता लिए है। नहीं, ये हाँ, ये वीडियो प्लेयर्स के लिए भी कोचेस है। और जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगले मैच में आते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग मैच मेरे हिसाब से। गुजरात जायंट्स वर्सेस यूपी योद्धा। प्रदीप नरवाल जिन्होंने गुजरात से एक फाइनल मेरे हिसाब से सिंगल हैंडेडली छीना है, गुजरात जायंट्स से एक फाइनल उन्होंने सीजन 5 का। वापस इंटरेस्टिंग होगा इन्हें देखने गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट। तो क्या समझते हैं आप, कौन जीतेगा ये मैच? इसमें अगर प्रदीप और डिफेंस का आपसी मुकाबला है तो मेरे ख्याल से गुजरात इसमें विन करेगा, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि अच्छी फॉर्म में चल रहा है डिफेंस। ओके। अगला मैच जो सीजन 1 का फाइनल रह चुका है, जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस रोहित भाई, कहिए कौन है सीजन 1 के फाइनलिस्ट दूसरे? यू मुंबा। बिल्कुल। ये तो भाई, ये तो पूरे प्रो कबड्डी में एक यही दो टीम है जिनका मैच देखने का जो इतने फैंस हैं, ये मैच देखने के लिए सबसे ज़्यादा आपको पता है क्रेज़ रहता है इनका ये मैच देखने के लिए। क्योंकि जब हम लोग खेलते थे, जब मैं जयपुर में था, तो हमारा यू मुंबा के साथ मैच होता था, तो ऐसा लगता था कि भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है आपस में, इतना वो होता था। टीम की ड्रेसिंग रूम में भी ये बोला जाता था कि किसी से भी हार जाना, इस टीम से नहीं हारना है। यू मुंबा में गया तो उधर भी ये था कि इस टीम से नहीं हारना, किसी से भी हार जाओ, ठीक है। तो ये है, ये टीम सबसे इंटरेस्टिंग मैच है और इसमें आपको दोनों टीमों का मैच देखने को मिलेगा। बस मैं आपको एक बात बताऊँ, दोनों टीमें ही बहुत अच्छी है और इंटरेस्टिंग है दोनों मैचेस। क्योंकि एक ये जवाब दिल्ली और बंगाल वॉरियर्स, और एक ये जयपुर और यू मुंबा, ये दो मैच देखने वाले हैं। अगर इसको मिस ना करें और ये मैच ज़रूर देखें, क्योंकि जयपुर और यू मुंबा बहुत अच्छी टक्कर होने वाली है। अर्जुन बैसवाल पूरी फॉर्म में है, दीपक निवास उधर पूरी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। अभी लास्ट मैच वो जीते हैं, अच्छी कप्तानी की वजह से जीते हैं, तो टीम काफ़ी अच्छा कर रही है, वो भी यू मुंबा भी। तो ये मैच देखने वाला होगा। बिल्कुल। और आपका प्रेडिक्शन क्या, आपके हिसाब से दोनों टीम के लिए खेल चुके हैं, क्या सोचते हैं कौन सी टीम इस बार अव्वल आएगी? मेरे आइडिया से तो इसमें 50-50 चांस है, क्योंकि जयपुर भी जीत सकती है, क्योंकि जयपुर का अच्छा डिफेंस है, रेडर्स अच्छे हैं। और यू मुंबा भी जीत सकते हैं यूपी, क्योंकि उसमें अभिषेक है, फैजल है मेन, कि उनके जो मेन रेडर है। और आपको पता है फैजल चाहे इस तरफ खेले या ब्लॉक में खेले, दबदबा तो रहता ही है उसका। तो मेरे तो इन दोनों को बोलता हूँ कि ये 50-50 है, मैच फंसेगा पर कहीं ना कहीं यू मुंबा ये मैच निकाल जाएगी। ओके, काफी इंटरेस्टिंग। आखिरी मैच, ये भी एक इंटरेस्टिंग बिलिंग है। देखना है कि जैसे अब के रिजल्ट्स रहे हैं, अगर वैसे रिजल्ट्स रहे तो शायद वन साइड मैच हो सकता है। हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स। बेंगलुरु और हरियाणा स्टीलर, हाँ ये मैच भी अच्छा हो सकता है अगर इस मैच में सुरेंद्र नाड़ा चल गए। अगर देखो ना, जिसमें अगर पवन फ्लॉप हो गए तो वो टीम जीत जाएगी, और उसको फ्लॉप करने के लिए डिफेंस को खेलना पड़ेगा अच्छा। और तो अगर पवन भी, अगर बेंगलोर बुल्स का एक प्लस पॉइंट ये है कि वो अगर पवन नहीं चल रहे हैं तो वो वहाँ पे रंजीत चल रहा है, जब रंजीत नहीं चल रहा है तो पवन चल रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी। पर इस मैच में डिफेंस को बेंगलुरु बुल्स के डिफेंस को चलना ही होगा। बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो हरियाणा स्टीलर्स की हम बात कर रहे हैं, जो टॉप के दो डिफेंडर्स हैं टैकल पॉइंट्स में, जो है जयदीप और सुरेंद्र नाड़ा, दोनों ही हरियाणा स्टीलर्स से। और बेंगलुरु बुल्स में पवन सेरावत, चंद्रन रंजीत, जैसे हमने कहा, दोनों टॉप के रेडर्स। डोंगयोन ली भी फॉर्म में आए हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला हो सकता है रोहित भाई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा का रंजीत के लिए उस पोजीशन सही है, उसमें जयदीप उसमें ही है, लेफ्ट कवर खेल रहे हैं। और राइट रेडर पवन के लिए सुरेंद्र नाड़ा है, जो एंकल के लिए माने जाते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंकल पकड़ते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छे, दोनों ये भी मैच अच्छे होंगे, सारे मैच अच्छे होंगे भाई, ये भी अच्छा मैच होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना है कि हमारे प्रेडिक्शंस कितने हद तक सच होते हैं, और अगले हफ्ते इसी पे डिस्कशन होगा। तो इस हफ्ते के लिए रोहित भाई, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत मजा आया। काफी अच्छी एनालिसिस आपसे सुनने मिली, काफी अच्छी कहानियां आपसे सुनने मिली। जाने से पहले बस फैंस को एक ही मैं मैसेज देना चाहूंगा
कि हमारे YouTube चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। काफ़ी सारी मर्चेंडाइज है जो हम चाहते हैं कि आप जीते। काफ़ी सिंपल सा सवाल है। एक आखिरी बात, रोहित भाई, सवाल ये है, हु इज द ओनली प्लेयर टू विन द प्रो कबड्डी MVP अवार्ड ट्वाइस इन अ रो? वो कौन से एकमात्र प्लेयर है जिन्होंने प्रो कबड्डी में MVP का खिताब 2 बार जीता है? और जी। हम इंस्टाग्राम पर भी है, हम फेसबुक पर भी है, तो प्लीज सभी जगह हमें फॉलो कीजिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स है हमारे पास। तो प्लीज हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए, और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक थैंक्स अ लॉट। ये था द कबड्डी अड्डा।